दोस्तों, आज मैं रोमन साम्राज्य के ऊपर आधारित बहुत ही शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस फिल्म की शुरुआत आज से लगभग 2000 साल पहले ब्रिटेन से होती है, जब रोमन साम्राज्य का गुलाम था। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रोमन सेना के 5000 सैनिकों की एक टुकड़ी उत्तरी ब्रिटेन में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है, और साथ में एक सोने से बना अनमोल ईगल भी, जो रोमन साम्राज्य की शान का प्रतीक था। अब कहानी 20 साल बाद की दिखाई जाती है और हम मार्क्स नाम के सेनापति से मिलते हैं, जिसे हाल ही में दक्षिणी ब्रिटेन में बने एक रोमन किले का सेनापति नियुक्त किया गया है। दरअसल मार्क्स ने खुद अपनी पोस्टिंग इस स्थान पर करवाई थी, क्योंकि उसके पिता उस सेना टुकड़ी के सेनापति थे जो ब्रिटेन में रहस्यमय तरीके से खो गई थी। मार्क्स का यहाँ आने का असली उद्देश्य अपने पिता और उस खोई हुई सेना के बारे में सच्चाई पता लगाना था। लेकिन किले में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि सैनिक उसके आने से खुश नहीं है। वे उसे सम्मान देने के बजाय उसकी हंसी उड़ाते हैं और उसे कायर का बेटा कहकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। अगले ही दिन से मार्क्स सभी सैनिकों को काम पर लगा देता है और पूरे किले की मरम्मत का आदेश देता है। सैनिकों की गतिविधियां तेज हो जाती है और किला फिर से मजबूत होने लगता है। शाम में एक सैनिक मार्क्स को सूचित करता है कि खाना लेकर आने वाला दस्ता अब तक नहीं लौटा है। स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। मार्क्स तुरंत एक दल को उनकी खोज में भेजने का फैसला करता है। तभी एक सैनिक उसे चेतावनी देता है कि बाहर सैनिकों को भेजना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि स्थानीय आदिवासी इलाके में उत्पात मचा रहे हैं। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो मार्क्स को अचानक किसी जानवर के चलने की आवाजें सुनाई देती है। बस सतर्क हो जाता है और बिना कोई जोखिम लिए अपने सभी सैनिकों को जगाकर हमले के लिए तैयार कर देता है। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि ये जानवर नहीं बल्कि स्थानीय आदिवासी है, जिन्होंने किले पर हमला कर दिया है। हालांकि मार्क्स और उसके सैनिक पहले से तैयार होते हैं और वे आसानी से उन आदिवासियों को मारकर भगा देते हैं। इस लड़ाई में मार्क्स के कई सैनिक भी मारे जाते हैं, लेकिन किला बचा रहता है। आदिवासियों का सरदार अपने कुछ साथियों के साथ फिर लौट आता है। इस बार वह कुछ रोमन सैनिकों को बंदी बनाकर लाता है और एक एक कर उनकी हत्या करने लगता है। इसीलिए मार्क्स अपने आधे सैनिकों को लेकर उन पर हमला कर देता है। उसके सैनिक आदिवासियों पर टूट पड़ते हैं और मार्क्स आदिवासियों को हराने के करीब होता है कि तभी सरदार अपने रथ के साथ आता है। उसके रथ के पहियों पर नुकीले चाकू लगे होते हैं, जो मार्क्स के सैनिकों को निर्दयी से काटते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं। मार्क्स तुरंत सतर्क हो जाता है और एक भाला निकालकर सीधा सरदार की तरफ फेंकता है और उसकी पल भर मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस हमले से सरदार का रथ अनियंत्रित होकर तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और उसी के ऊपर गिर जाता है। बेहोश होने पर मार्क्स अपनी बचपन की यादों में चला जाता है, जहां पर वह अपने पिता और सोने से बने हुए ईगल को देखता है। और तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती है। जागने पर मार्क्स खुद को एक छोटे से घर में पाता है। ये अगर उसके पिता के पुराने दोस्त अकीला का होता है, जो उसे बताता है, तुम्हारी सेना ने वह जंग जीत ली है, लेकिन तुम्हारे पैर में गहरी चोट लग गई है। अब तुम्हें कुछ दिन और आराम करना पड़ेगा। कुछ दिन बीतते हैं और मार्क्स धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तभी एक दिन किले से एक सैनिक आता है और उसे खबर देता है कि रोमन शासन की ओर से उसे वीरता सम्मान दिया गया है, लेकिन साथ ही उसे पद से भी हटा दिया गया है। यह सुनकर मार्क्स का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसका पैर गंभीर रूप से घायल हो चुका था और अब उस स्थिति में नहीं था कि किसी युद्ध में भाग ले सके। समय बीतता चला जाता है और मार्क्स अपने टूटे हुए पैर के साथ घर में ही रह जाता है। कुछ महीने बाद उसका पैर थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन वह जानता है कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी। एक दिन मार्क्स अपने अंकल अकीला के साथ गुलामों की फाइट देखने जाता है। वहां एक दुबला पतला गुलाम, जो लड़ाई में बहुत ही कमजोर दिख रहा होता है, लेकिन एक विशाल और ताकतवर ग्लेडिएटर से भिड़ रहा होता है। लड़ाई के कुछ ही पलों में ग्लेडिएटर उस गुलाम को आसानी से हरा देता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मार्क्स अचानक उठता है और ग्लेडिएटर से कहता है कि इसे जीने दो। मार्क्स के इस आग्रह को सुनकर ग्लेडिएटर उसकी जान बख्श देता है
घर वापस आने पर अंकल अकीला उस गुलाम जिसका नाम एस्का था को मार्क्स के लिए खरीद लाते हैं, लेकिन मार्क्स अपने साथ कोई गुलाम रखने से साफ मना कर देता है। तब एस्का मार्क्स से कहता है, आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब मैं पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। समय के साथ मार्क्स का घायल पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और कुछ समय बाद रोम के महामंत्री अपने बेटे के साथ मार्क्स के घर आते हैं और उन्हें भी पता होता है कि मार्क्स के पिता उस सेना के सेनापति थे जो ब्रिटेन में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। पूरा रोमन इस घटना के लिए मार्क्स के पिता को जिम्मेदार मानता था। महामंत्री का बेटा मार्क्स से कहता है कि वह अगर अपने पिता का कलंक मिटाना चाहता है तो उसे उस ईगल को वापस लाना होगा जो रोमन साम्राज्य की शान का प्रतीक था। वह बताता है कि उत्तरी ब्रिटेन का एक कबीला उस ईगल की पूजा करता है। यह सुनकर मार्क्स उस ईगल को वापस लाने का कठिन और खतरनाक फैसला करता है। हालांकि उसे पता होता है कि वह जगह बहुत ही जोखिम भरी है। वहां के आदिवासी किसी भी रोमन सैनिक को देखते ही मार डालते थे। मार्क्स तय करता है कि वह अपने गुलाम एस्का के साथ इस मिशन पर जाएगा क्योंकि वह भी ब्रिटेन से था और वहां की जगहों से परिचित था। लेकिन उसके अंकल अकीला उसे सावधान करते हैं कि वह मार्क्स को चेतावनी देते हैं कि एस्का से सावधान रहे क्योंकि गुलाम आजादी पाने के लिए कभी भी उसे अकेले में मार सकता है। लेकिन मार्क्स कहता है कि उसे एस्का पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वे घने जंगलों को पार करते हुए उस दीवार तक पहुंच जाते हैं जहां से ब्रिटेन की सीमा शुरू होती थी। दीवार पार करते ही उन्हें बहुत सारी लाशें लटकती हुई दिखती है जिन्हें आदिवासियों ने बेरहमी से मार दिया था। यह दृश्य उन्हें और भी सतर्क बना देता है। रास्ते में एस्का मार्क्स को बताता है कि वह एक कबीले के सरदार का बेटा था और उसकी आंखों के सामने रोमन सैनिकों ने उसके परिवार को बेरहमी से मार डाला था। उसके बाद उसे गुलाम बनकर बेच दिया गया। यह सुनकर मार्क्स एस्का के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है। अगले दिन वे उत्तर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एस्का मार्क्स से कहता है कि वह चुप रहे क्योंकि अगर आदिवासियों को पता चल गया कि वह एक रोमन है तो वे उसे तुरंत मार डालेंगे। यात्रा के दौरान जब दोनों एक जगह बैठकर खाना खा रहे होते हैं तभी अचानक कबीले के लोग उन पर हमला कर देते हैं। हालांकि मार्क्स और एस्का पहले से ही सावधान रहते हैं और वे उन कबीले वालों का आसानी से सामना कर उन्हें हरा देते हैं। जंगल में भटकते हुए ने कई दिन बीत जाते हैं। रास्ते में एक कबीले से उन्हें ये जानकारी मिलती है कि वह रोमन सेना उत्तर की ओर गई जहां धरती खत्म हो जाती है। ये जानकारी सुनकर दोनों को अपने लक्ष्य के और करीब होने का एहसास होता है, लेकिन रास्ता अभी भी खतरों से भरा है। आगे बढ़ते हुए अचानक एक व्यक्ति उन पर हमला कर देता है। मार्क्स और एस्का उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उन्हें जल्द ही पता चलता है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रोमन सेना का ही एक सैनिक है जो उस टुकड़ी का हिस्सा था जो 20 साल पहले गायब हो गई थी। वह व्यक्ति बताता है कि वे सभी कबीले दर कबीले को जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक जगह आकर उनकी सेना टूट गई। लगातार लड़ते रहने से उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी और मानसिक तौर पर वे कमजोर हो गए थे। फिर वह एक और खौफनाक घटना का जिक्र करता है। वह बताता है कि एक दिन धुंध से ढके सील नामक कबीले वालों ने उन पर हमला कर दिया। वे इतने खतरनाक थे कि मरने वालों के पैर काट लेते थे, ये मानते हुए कि उनकी आत्मा फिर से जन्म ना ले सके। इसके बाद वह उन्हें उस जगह भी दिखाता है जहां भयानक लड़ाई हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात तभी सामने आती है जब वह आदमी बताता है कि इसका भी उसी कबीले से है जिसने मार्क्स के पिता और उसकी सेना की टुकड़ी पर हमला किया था। यह सुनते ही मार्क्स का गुस्सा फूट पड़ता है और वह एस्का से भिड़ जाता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी कुछ कबीले वाले आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी जिसका नाम क्रेडो था एस्का से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। एस्का जो उनकी भाषा समझता था मार्क्स की जान बचाने के लिए कहता है कि यह रोमन उसका गुलाम है। यह सुनकर कबीले वाले मार्क्स के हाथ बांध देते हैं और उसे जानवर की तरह खींचते हुए अपने कबीले में ले जाते हैं। कबीले का सरदार क्रेडो का पिता मार्क्स को गुलामी की तरह काम करवाने लगता है। रात को कबीले वाले जमकर शराब पीते हैं और फिर ईगल की पूजा के लिए नदी के किनारे चले जाते हैं।
ज़्यादा शराब पीने की वजह से वे सभी वहीं सो जाते हैं। इसका जागता है और मार्क्स से कहता है ईगल को चोरी करके भागने का यही मौका है। जैसे ही मार्क्स ईगल को ले जाने लगता है, सरदार उस पर हमला कर देता है और कहता है कि उसने ही मार्क्स के पिता को मारा था। यह सुनकर मार्क्स अपनी तलवार निकालता और सरदार को मार देता है। इसके बाद दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में क्रेडो का 10 साल का बेटा मिल जाता है और इसका उससे कहता है कि वह किसी को कुछ ना बताए। जब ये भाग जाते हैं तो कबीले वाले जागते हैं और अपने जंगली कुत्तों के साथ उनका पीछा करने लगते हैं। उन दोनों को दीवार तक पहुंचने में लगभग 5 दिन का समय लगने वाला था, लेकिन लगातार चलने के कारण उनके घोड़े थक कर दम तोड़ देते हैं और मार्क्स के पैर का घाव भी दोबारा हरा हो जाता है, जिससे खून बहने लगता है। मार्क्स अब कमजोर हो चुका होता है, इसलिए वह ईगल को एस्का को दे देता है और उससे कहता है कि अब वह अकेले ही आगे बढ़े। इसका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन आखिरकार उसे मानना ही पड़ता है और वह अकेला आगे बढ़ जाता है। जब कबीले वाले मार्क्स को घेर लेते हैं, तभी इसका वापस आता है। इस बार वह अपने साथ उन रोमन सैनिकों को लेकर आता है जो 20 साल पहले जंग से भाग गए थे। क्रेडो अपने 10 साल के बेटे को मार देता है क्योंकि उसने कबीले को धोखा दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। रोमन सैनिक पूरी बहादुरी से लड़ते हैं और सभी कबीलों वालों को मार देते हैं। आखिरकार मार्क्स ईगल को लेकर रोम को लौट आता है और उसे महामंत्री को सौंप देता है, जिससे वह अपने पिता के कायर होने के कलंक को मिटा देता है। अगर आपको ऐसी ही और कहानियां देखनी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं अलग तो बोलना और